चलो, सेक्शन 5 लिखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखो। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, instrument in writing containing unconditional, बताओ ये ऑर्डर है प्रॉमिस है क्या है? ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग a certain person, directing a certain person to pay certain amount, to pay certain amount to, or to order, or to bearer। बताओ इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? कौन कौन सी? तुम तो काफी पढ़ने लग गए हो आजकल। तबीयत ठीक है सबकी? तभी। ड्रॉर, ड्रॉई, और पे। ड्रॉर में लिखो, क्या हो गया? ड्रॉर में लिखो मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई में लिखो पर्सन ऑन whom bill drawn and on acceptance he becomes liable to pay। and pay में लिखो person named in instrument to whom or to whose order money to be paid। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम्हें रोज बोलना पड़ेगा ना, तुम आगे आके बैठो। कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट लिखो, इन राइटिंग एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे order is definite and unconditional। क्या? तो कहाँ से मतलब?
कहाँ से है मतलब? पुराना लिया हुआ है अंग्रेजों का। ये जो पुराने पुराने हैं ना, ये उस टाइम के बने हुए हैं, और हमने एज इट इज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी है 1872 का बना हुआ है, तो ये उस टाइम बने हुए हैं, हमने उसको एज इट इज अपना लिया। हम्म। हम्म। हाँ, इंडियन लॉ जो है ना, इंडियन लॉ मतलब इसी को बोल रहा है ये। जैसे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो वो इंडिया का, मतलब लिया हमने कहीं से, पर अभी वो है तो वो इंडिया का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सब अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, वो हमने लिया कहीं कहीं से ही है, बट वो है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम उस पर लगाएंगे तो नाम इंडिया ही। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने खुद ने बनाया है, हमने चुरा के एक तरीके से लिख दिया उस जगह पे। ठीक है, तो जैसे ये वाला, अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब वो बनाया तो बेसिकली उन्होंने ही है, तो लेकिन अपन अब इंडिया पे लगा रहे हैं, तो अपन को लिखना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसलिए वो इंडियन लॉ क्यों बोलता है? क्योंकि वो इंडिया पे लग रही है, ऐसा। चलो, थर्ड लिख लिया, फोर्थ लिखो। ड्रॉर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। इतनी जगह खाली है, बैठेंगे हम पीछे, है ना? योगेश की वो आ रही है तुम्हारे अंदर। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। कल से ना सब आगे बैठेंगे, आगे की कोई भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए, सुन रहे हो? महक और ये तो यहाँ बैठेंगे दोनों। अच्छा, देखो क्या लिखा है हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसका सेक्शन, अच्छा कल बताओ प्रोमिसरी नोट का सेक्शन क्या था? 4। फिर इसका है 5, और चेक का आएगा 6। देखो क्या बोला, अब देखो सारी चीजें एकदम सेम है। प्रोमिसरी नोट खोल के बैठो, प्रोमिसरी नोट तुम पढ़ते जाओगे ना, उस पे भी सब सेम चीजें लिखी है, इस पे भी सब सेम चीजें, मतलब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? वो प्रॉमिस है और ये ऑर्डर है, और पार्टीज के नाम में, बाकी एकदम सेम है। देखो वहां पर भी था क्या? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था ना, सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी है। वहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनकंडीशनल ऑर्डर। साइंड बाय मेकर था क्या वहां पर भी? यहाँ पर भी आ जाएगा साइंड बाय मेकर। वहां पे हम खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, यहाँ पे आप किसी बंदे को डायरेक्शन दे रहे हो, यानी ऑर्डर दे रहे हो कि भाई तू मुझे पैसे पे कर। अब देखो क्या बोला, किसको? या तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पैसे पे करना, या वो जिसको ऑर्डर दे देगा। जैसे ए है, अपन ने यार एक एग्जाम्पल लिया था, मान लो दो पार्टीज हैं। अच्छा सोच, योगेश था और योगिता थी, है ना? योगेश, अब बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो योगेश ड्रॉर है कि ड्रॉई है? ड्रॉर है। अच्छा योगेश डेटर है कि क्रेडिटर है? बाहर निकलो तुम सारे, कल तुमने इस चीज से बहस करी इतनी देर तक। प्रोमिसरी नोट में उल्टा होगा और इसमें उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। प्रोमिसरी नोट में आप बोल रहे हो मैं पैसे दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर दे रहे हो तू पैसे दे, तो सेम पार्टीज कैसे हो सकती है? यहाँ पे योगेश क्या होगा? डेटर की क्रेडिटर। एक बात बताओ, ये तो चेंज ही नहीं होगा ना, ड्रॉ और ड्रॉ ही चेंज होंगे। डेटर तो वही रहेगा जिसने उधार लिया है, और क्रेडिटर भी वही लेगा जिसने उधार दिया है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। ये तो तुम लिख लो इस चीज को, ठीक है? और तुम्हें काम करना, आज घर जाके ये वाला एग्जाम्पल लिखना, और ये एग्जाम्पल को लिखना प्रोमिसरी नोट के अंदर, और इस एग्जाम्पल को लिखना बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, और फिर अपन अरे अगले पेज पे लिखना है, और फिर तुम्हें चेक का अपन कल पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर अपन बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को बना रहा है ना? तो योगेश ड्रॉर होगा, योगेश इसको ऑर्डर देगा योगिता को, तो योगिता कौन हो गई? योगिता हो गई ड्रॉई।
और वो यहाँ पे क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस, और फिर यहाँ पे वो पेमेंट कर देगी। किसको, या तो योगेश को पेमेंट कर देगी, या योगेश बोल रहा है मुझे मत करो, है ना, तनु को कर दो, तो अब तनु यहाँ पे क्या हो जाएगी, अरे क्यों, मतलब ऐसे ही, हाँ मान लो, तो यहाँ पे तनु क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। और अगर योगेश बोलता है कि नहीं पैसे मुझे देना है, तो योगेश ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे। समझ आई बात। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का। तुम मिक्स मत कर देना, प्रॉमिसरी नोट में उल्टा था, क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो तो आपने खुद ने सामान खरीदा है इसीलिए आप प्रॉमिस कर रहे हो, और यहाँ पे आप सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हो, मतलब आपने सामान बेचा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, अमाउंट या तो किसको दो, योगेश को दो, या योगेश के ऑर्डर पे तनु को दो, या जिसके पास बिल है उसको दे दो। याद है ना, बियरर का मतलब जिसके पास है उसको दे दो। फिर बोला है पार्टीज, अभी अपन ने पढ़ी ली, जो बना रहा है मेकर उसे हम बोलेंगे ड्रॉर। लिखो इसमें, ये होगा क्रेडिटर, ये होगा क्रेडिटर, और ड्रॉई कौन होगा, डेटर। और पे सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बना रहा है दैट इज ड्रॉर, जिसको हम मतलब जिसके नाम पे हम बिल बना रहे हैं, मतलब जिसको अपन ऑर्डर दे रहे हैं, दैट इज ड्रॉई। ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी लायबिलिटी बनाएगा कि हाँ मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं, और जिसको पेमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पे। ठीक है, अब पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन देख लो एकदम सेम है। फर्स्ट पॉइंट, इन राइटिंग सेम है क्या, बिल्कुल। एक्सप्रेस ऑर्डर सेम है क्या, ऑर्डर कैसा होगा, डेफिनेट और अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ड्रॉर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, और तीनों पार्टीज ड्रॉर, ड्रॉई, पे क्या होने चाहिए, सर्टेन। देख रहे हो बिल्कुल सेम है। एक्चुअली ये चैप्टर तो अभी तक सबसे इजी लैंग्वेज नहीं है क्या इसकी, सेम सेम चीजें तो बार बार आ रही हैं, कुछ याद ही नहीं करना है इसमें। अगर आपको हाँ हिंदी में पता है ना कि वो चीज क्या है तो तुम लिख सकते हो। अगर तुम ये भूल गए ना कि कौन सा बंदा है किसको पेमेंट कर रहा है, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें बस वो एग्जाम्पल याद रखना है ना। अब बनाओ, एक नोट बनाओ, या रुको, पहले इसके आगे के पॉइंट्स लिखो। सम मस्ट बी सर्टेन, order to pay money only and stamped। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, ये रुको, नॉर्मली नोट लिख लो, कनेक्ट मत करो, नोट में लिखो एज पर आरबीआई एक्ट bill of exchange cannot be made payable to, अब हाईलाइट करके लिखना, bearer on demand, cannot be made payable to bearer on demand. However, bill of exchange payable on demand in which name of pay mentioned is valid, is valid। लिख लिया। देखो क्या बोला है, नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो पेमेंट है, कल ही हमने बात की थी, अमाउंट तो लिखोगे ना आप, 10,000, 20,000, 30,000, वो पेमेंट फिक्स होना चाहिए, और
पेमेंट बार्टर में या मनी में? मनी में ही होना चाहिए और स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। अगेन सारे सेम पॉइंट्स हैं। अच्छा अब देखो क्या बोला है, एज पर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट क्या बोलती है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नहीं बना सकते हो आप। कौन सा वाला? बियरर ऑन डिमांड वाला। इसका मतलब पहले तो बताओ कि ये इसका मतलब क्या है बियरर का? बियरर का मतलब क्या है? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है हम उसको दे देंगे, उसका नाम लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप दे दोगे ना, उसको आप दे सकते हो। दो पढ़े हैं ना पढ़ने, एक तो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब लिखा हुआ है कि इस बंदे को देना है, और एक क्या होता है बियरर, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जिस बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट है उसको ही आपको पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं बियरर। तो ये आरबीआई एक्ट बोल रहा है बियरर तो हो सकता है। जैसे कल याद है, देखो प्रॉमिसरी नोट खोलो, प्रॉमिसरी नोट में भी हमने ये लाइन लिखी है, लेकिन उसमें तो लिखा है कि बियरर हो ही नहीं सकता। बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट सिर्फ कौन दे सकते हैं? आरबीआई और सीजी, गवर्नमेंट, है ना। तो उस वाले केस में तो बियरर नॉर्मल लोग दे नहीं सकते, पर इसमें बोला है नॉर्मल लोग बियरर तो दे सकते हैं, बट कौन सा नहीं दे सकते? बियरर ऑन डिमांड भी दे सकते हैं। बियरर दे सकते हैं पर कौन सा नहीं देंगे? बियरर ऑन डिमांड। मतलब एक तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, और डिमांड का मतलब क्या होता है? जब उसकी मर्जी है वो तब जाएगा और पैसे मांग लेगा। नॉर्मली अपन टाइम लिखते हैं ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 1 मंथ, टाइम लिखते हैं। टाइम लिखा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। और टाइम नहीं लिखा हुआ, ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? जब बंदा जाएगा डिमांड करेगा, मान लो वो आज आपने बनाया, उसको 10 दिन के बाद पैसा चाहिए, वो लेके पहुंच जाएगा और क्या बोलेगा? ये ले अपना बिल, पैसे दे। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। पहले से बताया कि मैं 2 महीने बाद आऊंगा? नहीं, क्या बोल दिया? मेरी मर्जी, जब मैं डिमांड करने आऊंगा तब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या बोला है? ये डिमांड वाला भी है और कौन सा है? बियरर वाला भी, कि जिसके पास भी होगा वो जब चाहे मुंह उठा के आके डिमांड कर सकता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वो बियरर है तो वो ऑन डिमांड नहीं होगा, टाइम लिखा हुआ होना चाहिए, 2 महीने 3 महीने। और ऑन डिमांड है तो बियरर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ऑन डिमांड की बात करें तो मान लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड या पेबल ऑन डिमांड, पर उसमें लिखा हुआ है कि पेबल टू मिस्टर ए। क्या बोला? बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, बट लिखा हुआ है ना पेबल टू मिस्टर ए, तो ये बियरर थोड़ी हुआ, ये तो ऑर्डर हो गया ना, कि ए को देना उसका नाम लिखा हुआ है। या फिर क्या लिखा हुआ है? ए और टू हिज ऑर्डर, मतलब ए जिसको बोलेगा उसको देना है। तो ये कौन सा हो गया? ऑर्डर। डिमांड वाला तो है पर बियरर नहीं है, ऑर्डर है, तो ये वैलिड है क्या? ये वैलिड है। पर अगर क्या लिखा हुआ होता? पेबल ऑन डिमांड टू बियरर, तो वो वैलिड नहीं होता। क्लियर है? तो याद रखनी है चीजें, ठीक है। हाउएवर बिल पेबल ऑन डिमांड जिसमें नेम ऑफ पे इज मेंशन्ड इज वैलिड। मतलब ये वाला वैलिड है क्या? है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो कोने में। ये जो हाउएवर ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसका एग्जाम्पल है। पेबल करना है इसको, पेबल ऑन डिमांड। नहीं, नाम नहीं लिखा, जिसके पास है, जिसके पास भी है वो आके ले सकता है उससे पैसे। किसका? इस वाली लाइन का? ए बोलेगा बी को देने हैं, ए बोलेगा सी को देने हैं, ए लिख के देगा एंडोर्स टू सी, एंडोर्स टू एक्स, नाम लिखा हुआ होना चाहिए, वो वैलिड है। तो वो भी वैलिड है। ए और टू हिज ऑर्डर, मतलब ए या ए जिसको बोलेगा वो, नहीं मिलेगा उसको, आपका नाम ही नहीं है इसके ऊपर।
बियरर होगा तो वो हो सकता है, पर वो ऑन डिमांड नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब वही बोला है इसने, बियरर हो सकता है, ये बोल रहे हैं दोनों साथ साथ मत करना, आइदर बियरर चलेगा या फिर ऑन डिमांड चलेगा, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। पर प्रोमिसरी नोट तो बियरर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, वो सिर्फ गवर्नमेंट और आरबीआई कर सकते हैं, ठीक है यहां तक। चलो अब एक बार फॉर्मेट देखते हैं बुक से। कल तुमने वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया था? हाँ, स्केल वगैरह भी तुमने करी थी ना, कल ही तो अपन ने डाउनलोड किया था। तो इसमें आ क्यों नहीं रहा? डेस्कटॉप पे किया है क्या? देखना कहीं दिख रहा है क्या ये रहा? देखो, पढ़ो इसको। स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है? ड्रॉर का नाम लिखा हुआ है, मिस्टर ए ड्रॉर है, उसका एड्रेस है और डेट लिखी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है? अमाउंट। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? 4 months आफ्टर डेट, यानी कि आज मैं आपको दे रहा हूं तो आज से 4 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा, ठीक है। इसका मतलब बताओ डिमांड वाला है कि नहीं है? डिमांड वाला नहीं है, डिमांड वाले में टाइम पीरियड लिखा हुआ नहीं होता। पे टू मिस्टर बी, बी कौन है? अब तुम देख रहे हो ड्रॉर अलग है और पे, जैसे अपने एग्जाम्पल में योगेश था ड्रॉर, तनु थी पे। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और ये हमने बनाकर किसको देना है? ड्रॉई को देना है। तो ड्रॉई कौन है? मिस्टर सी, और सी की एड्रेस लिख दो। क्या क्या? बाटर? बताओ हो सकता है क्या? अभी तो लिखा है, मैंने 20 बार लिख दी लाइन। पे ओनली, मनी ओनली। फिर वो इसमें नहीं आएगा, ये एक्ट में नहीं आएगा, वो तुम्हें करना है ना, वो करो तुम, उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बोला? ए अपना साइन कर लेगा, ठीक है। 4-5 लाइन छोड़ दो, बना लेना होमवर्क में, जितने में भी आएगा। क्या? हाँ ये बना देना अगर आए तो, वैसे तो आना तो नहीं चाहिए बट मे बी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो अपने अकॉर्डिंग कितनी लाइंस में आएगा। 10 छोड़ दो, 10 में आ जाएगा। अरे रफली बना लेना, इतना क्या कर रहे हो? स्केल से डंडी खींचेंगे, इक्वल होनी चाहिए ना। चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ से ये प्रोसेस भी देखो, वैसे तो अपन ने पढ़ चुके हैं, ये सेम ही चीज लिखी हुई है, पर एक बार ऐसे देख लो। देखो क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि एक बिल का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले बंदा सामान खरीदेगा, जैसे अपन ने क्या किया था, योगेश और योगिता थे, तो योगिता ने सामान खरीदा, योगेश ने उसको उधार पे सामान दिया। उसके बाद योगेश क्या बना के देगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो योगेश क्या हो जाएगा? ड्रॉर। वो किसको देगा? योगिता को। वो क्या हो जाएगी? ड्रॉई। फिर वो क्या करेगी? एक्सेप्टेंस करेगी। फिर ड्यू डेट के बाद वो क्या करेगी? पेमेंट कर देगी, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला? मिस्टर सैम, तुम क्या लिखोगे? योगेश। तुम क्या लिखोगे? योगेश। योगेश कौन है? ड्रॉर। योगेश ने गुड्स भेजे, नहीं मिसेस तो मत ही लिखना, भेजेगा ही नहीं, मिस योग्यता लिखना, ठीक है, है ना। तो सोल गुड्स टू मिस योगिता, ड्रॉई, एंड उसने क्या ड्रॉ करा? योगेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। देन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू योगिता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। पता है हमें, बिना किसी कंडीशन के आपको एक्सेप्ट करना होता है। फिर ऑन मेच्योरिटी, मतलब जब भी ड्यू डेट आ गई, जैसे मान लो 3 महीने का था, तो 3 महीने ओवर होने के बाद क्या आ गई? मेच्योरिटी। तो ड्रॉर मतलब योगेश, देखो क्या होता है कि इस केस में जो योगेश है ना, उसको वो बिल लेके जाना पड़ेगा, किसके पास? योगिता के पास। वो बिल अभी है किसके पास? योगेश के पास ही है। एक्सेप्टेंस मिल गई थी पर है योगेश के पास ही, तब 3 महीने के बाद वो लेके जाएगा और क्या बोलेगा? लाओ पैसे लाओ। तो योगेश प्रेजेंट्स द इंस्ट्रूमेंट टू योगिता फॉर पेमेंट,
फिर क्या बोला, योगेश को पेमेंट मिल जाएगी एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। ये तुम्हें लिखना है कॉपी में, होमवर्क में, है ना, दो चीज। हाँ तो एक पेज छोड़ दो, ये दो काम सब कल करके चेक कराएंगे। किसी ने भी लिखा रेफर पेज नंबर तो वो क्लास में नहीं आएगा। हाँ मैं लिख सकती हूँ, मैं पास हो गई हूँ, ठीक है, तुम नहीं हो अभी। थोड़ी सी ना बुक पढ़ना भी चालू करते जाओ साथ साथ, ठीक है। तो ये नोट करके आना है और इसके पहले जो वो फॉर्मेट था वो भी नोट करके आना है। चलो अब कॉपी निकाल लो एक पेज छोड़ने के बाद। नहीं रुको, एक और होमवर्क मिलेगा आज, एक और। अब क्या करे, सारे लाइन से ही आ रहे हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ये हटेगा कहाँ से? बस 5 ही पॉइंट्स हैं, छोटा सा ही है। हाँ 2 पेज छोड़ देना, एक तो पहले वाले के लिए, मतलब एक पेज पूरा आगे पीछे। हाँ अपने उसके अकॉर्डिंग छोड़ना। चलो पहले पढ़ते हैं फिर देखना। देखो सबसे पहले, अच्छा एक चीज सुनो, डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने पढ़ी ना भी दो दो बार, तो वापस क्यों लिखनी है? तो डेफिनेशन का पॉइंट लिख के क्या लिख देना, सेम दोनों में। एग्जाम में सेम लिख कर आए, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे बढ़िया, ठीक है। तो ये ऐसे काम मत कर लेना एग्जाम में, सेम एज कॉपी, है ना। तो डेफिनेशन मत लिखना तुम, क्योंकि अपन लिख चुके हैं। तो डेफिनेशन दोनों को हटा के क्या लिख दोगे, सेम, ठीक है। पर एक बार रीड कर लेते हैं अपन, यहां से देखो क्या बोला। प्रोमिसरी नोट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रुको अब दिख रहा है। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पता है क्या अपन को, पता है। अच्छा लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या है, वो करेंसी हो सकती है। एक बात बताओ, अगर तुमने कैश में पेमेंट कर दिया, नोट दे दिया 500 का, तो तुम उसको फिर बिल बना के दोगे या प्रोमिसरी नोट दोगे? नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो जो करेंसी नोट वगैरह है उसको हम यहाँ पे प्रोमिसरी नोट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, कंटेनिंग, बताओ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी ना, कल लिखी थी हमने। साइंड बाय द मेकर था ना, कल लिखा था। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी भी था ना, किसको, ओनली टू, और टू ऑर्डर, और टू बेयरर। सेम टू सेम पढ़ा है अपन ने, बिल्कुल। ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बस अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग मतलब ऑर्डरिंग अ सर्टेन पर्सन, पे अ सर्टेन सम, मनी ओनली, सेम लाइन, ऑर्डर या बेयरर, बिल्कुल सेम है। तो ये तुम दोनों मत लिखना, बस एक काम करो, ये एक लाइन है ना, ये अपन ने लिखी नहीं है, ये लिख लेना। नॉट बीइंग अ, एक काम करो, निकालो प्रोमिसरी नोट वाला टॉपिक निकालो, जहां अपन ने लिखा है ना प्रोमिसरी नोट, उसमें ये लिखा है ना इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग फर्स्ट पॉइंट, उसके ब्रैकेट में लिख लो वहीं का वहीं, ये ब्रैकेट वाला। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, मतलब पैसे नहीं होने चाहिए, पैसे कवर नहीं होंगे यहाँ पे। डन, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी, और यहाँ पे देयर इज एन ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट। अब तुम चाहो तो सिंपल लिख देना कॉपी में, यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रॉमिस टू पे, वहां पर क्या लिख दोगे, ऑर्डर टू पे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तुम्हें यही सीखना है। नोट्स में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, मेन मेन जो बात होती है। एग्जाम में हमें ये लैंग्वेज लिखनी, तुम बोलते हो ना हमारा कंटेंट नहीं बनता, छोटा बनता है, वो इसीलिए क्योंकि उसी को ही बढ़ाना है आपको इस तरीके से। और ये कैसे आएगा, बुक पढ़ के ही आएगा। तुम कुछ भी कर लो, बिना बुक पढ़े तुम सीख ही नहीं पाओगे कि हमें एलैबोरेशन करना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने भी टेस्ट दे रहे हो ना, बिना बुक पढ़े टेस्ट मत देना, क्योंकि क्या होता है बुक में है ना, तुम देखना हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल भी दे रखे होते हैं। वो हम क्लास में तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम लिखते नहीं हो, फिर तुम भूल जाते हो, फिर तुम्हें याद करना पड़ता है। तुम अगर बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हें एग्जाम्पल भी याद आ जाएंगे।
लिखते हो तो लिख लो, नहीं लिखते तो बुक से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? इतने सारे ना, अपन हर एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत लंबे नोट्स हो जाएंगे। तो अपन क्लास में एग्जाम्पल, अब तुम्हें कुछ कुछ तो याद रह जाते हैं, कुछ कुछ तुम भूल जाते हो, तो वो बुक पढ़ोगे तो वो उसी टाइम पे याद आ जाएंगे। जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप कंटेंट लिखो, उसके बाद चाहो तो लिख दो पर अवॉइड ही करो एग्जाम्पल्स। ठीक है, कंटेंट दे दो। ठीक है, तो टेस्ट में बुक पढ़े बिना टेस्ट मत देना। ठीक है, चलो थर्ड देखो, पार्टीज। पता है कि हमें इसमें दो होती है, मेकर और पे। इसमें तीन होती है, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। ठीक है, अब मान लो ये जो टेबल है ना, मतलब ये डिफरेंस 7 मार्क्स का आ गया, तो अब तुम्हें कंटेंट तो 5 नंबर ही है, मतलब 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो तुम क्या करो, बढ़ा दो पॉइंट नंबर 3, तीनों को डिफाइन कर दो वही का वही। कंटेंट ऐसा नहीं होता कि हमें आता नहीं, हमें बढ़ाने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सेप्टेंस। आ सकता है बिल्कुल। अच्छा, प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है क्या? प्रॉमिस में तो आप ही प्रॉमिस करो तो खुद ही एक्सेप्ट करोगे क्या उसको? नहीं। तो प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस जिस बंदे ने पेमेंट करना है, क्योंकि वही साइन कर रहा है, तो वो खुद को ही प्रॉमिस थोड़ी करेगा कि हाँ भाई तुझे पेमेंट करना है, प्रॉमिस कर खुद को। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है क्या? इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है, पेबल टू बियरर। ये पढ़ा है पर ने आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, क्या हम पेमेंट कर सकते हैं बियरर को? नहीं। अब वो एक लाइन मिसिंग है, वो तुम लिख दो, कौन सी? ओनली कौन कर सकती है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पर क्या बोला, बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर को तो हो सकता है ना, पढ़ा अपन ने, बियरर को तो हो सकता है, पर किसको नहीं हो सकता? बियरर ऑन डिमांड को नहीं हो सकता। बिल्कुल, दोनों कंडीशन में से एक तो पूरी होनी चाहिए, या तो बियरर या फिर ऑन डिमांड। दोनों एक साथ पूरी हो गई तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिफरेंस। अब तो एक पेज में आ ही जाएगा, मीनिंग तो लिखना ही नहीं है हमें, है ना। चलो अब बनाओ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बनाओ, सेक्शन 6 चेक। किस लिए? हाँ, चलो चेक में लिखो। अच्छा ये बताओ पहले तो, चेक जो है वो एक टाइप का बिल है कि प्रॉमिसरी नोट है? बताया था मैंने डे 1 पे, चेक एक टाइप का बिल है, क्योंकि उसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं। बताओ किसको ऑर्डर कर रहे हैं? बैंक को। ठीक है, लिखो, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on specified banker। ब्रैकेट में लिखो, ऑर्डर टू बैंकर। पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड and includes हम्म, क्या क्या? नहीं बताऊंगी अभी, कहीं पर भी जा सकते हो आप, सब चलेगा। includes electronic image of truncated check and check in, अभी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले तो इसमें लिखो, पेबल ऑन डिमांड मीन्स पेबल whenever
द होल्डर presents it to the banker, ब्रैकेट में लिख लो ड्रॉई। अच्छा, आज एक और होमवर्क मिलेगा। कोई नहीं, मंडे को चेक करा लेना। तो ऐसे डरते तो ऐसे जैसे पता नहीं 20 घंटे तुम यहीं रहते हैं, 4 घंटे हमें सोने को मिलता है, उसमें भी आप होमवर्क गिनती के 4 घंटे आते हो तुम। शर्म भी नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ तो तभी तो होमवर्क मिलेगा ना। चलो देखो, पहली बार तो मैंने लॉ में होमवर्क दिया होगा आज। डिफरेंसेस दिए होंगे बस, और तो कुछ नहीं दिया है। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोला, चेक क्या है, एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बंदा क्या करेगा, ऑर्डर देगा। किसको देगा, बैंक को। जैसे याद है अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे मान लेते हैं अपना योगेश था और योगिता थी, तो अब बताओ पहले तो चेक बनाएगा कौन। मतलब जो पैसे दे रहा है, तुम तो वो बंदा सामान भी दे, चेक भी दे, हर बार भूल जाते हो। योगिता चेक बनाएगी ना, तो योगिता क्या होगी, ड्रॉर होगी ना, और वो चेक बनाएगी, और वो किसको ऑर्डर करेगी, वो बैंक को ऑर्डर करेगी कि बैंक तुम पे करो। तो बैंक कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। हाँ, उल्टा चेंजेस होंगे ना यहाँ पे। मतलब ऑर्डर होना चाहिए, उसको बोलते हैं बीओई। बना जो पर्सन रहा उसे बोलते हैं ड्रॉर। तब यहाँ पे चेक तो वही बना के देगा जिसको पेमेंट करना है ना। तो ये उल्टी, अगर सेम ही होता फिर अपन चेक का कंसेप्ट रखते ही क्यों। बिल्कुल सेम होता तब अपन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते, कुछ ना कुछ चेंज। नहीं, वो तो चीज हो जाएगी बिल ऑफ एक्सचेंज। हम खुद ही बोल रहे हैं ना कि मैं आपको चेक दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे, इसमें तो आपने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। यहां पर इसको बिल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर हमने बैंक को ऑर्डर करा है कि तुम मेरे बिहाफ पे इसको पे करो। तो वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो देखो क्या बोला अब यहाँ पे, अरे यार देखो क्या बोला यहाँ पे, योगिता कौन थी, ड्रॉर, और योगिता ने किसको ऑर्डर दिया, बैंक को ऑर्डर दिया, और बैंक कौन है, ड्रॉई, और पे कौन है, और बैंक किसको पेमेंट करेगा, योगेश को पेमेंट करेगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल लिख लेना है ना। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, यानी कि हम बैंकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तुम योगेश को पेमेंट कर दो, एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड। चेक पे लिखा होता है क्या, 1 साल बाद जाना। चेक तो आपको दे दिया, अब तुम्हारी जब मर्जी है तब तुम वो चेक लेके पहुंच जाओ बैंक के पास। जब तुम चेक लेके बैंक के पास पहुंच गए, बैंक तुम्हें तब का पेमेंट तभी करेगा ना। ऐसे बोलेगा नहीं नहीं मैं 3 साल के बाद पेमेंट करूंगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेबल ऑन डिमांड। देखो क्या बोला यहाँ पे, पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, पेबल वेन एवर द होल्डर, होल्डर कौन है, योगेश, प्रेजेंट कर रहा है किसके सामने जाके, बैंकर के सामने जाके। तो इसका मतलब जब भी आपको पैसा चाहिए आप जाके डिमांड कर सकते हो, किसी टाइम का वेट करने की जरूरत है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं। ठीक है, पेबल ऑन डिमांड। अब एक लाइन क्या है, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या होता है ये समझाना पड़ेगा, अभी नहीं होगा, ये अपन कल करेंगे। बट इसकी डेफिनेशन तुम लिख कर आओगे बुक में से, और वो डेफिनेशन तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये देखो, वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है इसके, बट मान लो अगर डेफिनेशन चेक की पूछ ली तो तुम्हें लिखनी पड़ सकती है। देखो ये तो कौन सी हो गई, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये किस में आ गया, ट्रंकेटेड चेक। अब ये क्या होता है मैं कल समझाऊंगी, बहुत इजी चीज है, बट ऑब्वियस ही बात है लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी अजीब है, तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी।
हाँ, लैंग्वेज ये लिखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वाली थोड़ी सी आईटी वाली चीज है, तो उसको अपन इजी में बता तो दूंगी, बट एग्जाम में तो लिखने के लिए आई तो ये लिखनी पड़ेगी, वैसे तो आएगी नहीं। ठीक है, हाँ वही बात है, अपन कुछ नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, हाँ होल्डर पे ही है, होल्डर पे ही है बिल्कुल। हाँ योगेश को, हाँ योगेश को चेक देगी, और योगेश वो चेक लेके बैंक के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 होमवर्क, पहला वो ड्राइंग करनी है, दूसरा डिफरेंसेस, और तीसरा ये 2 डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 4 कैसे हो गई? डिफरेंस करना है और एक ही करना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल भी लिखने हैं। ठीक है, सुनो, ये नोट मत लिखना, ये नोट नहीं लिखना है, बस यहां से लेके यहां तक लिखना है, और यहां से लेके यहां तक लिखना है। एक सेकेंड रुको, और ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब ये बस 2 डब्बे लिख के आने हैं, 2 पैराग्राफ। पेज नंबर लिख लो 7.10। ठीक है,